उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। जी हाँ, जिनका दिन गिन के इंतजार था आज हमारे साथ है। ये वो शख्स है जो अपने कलम से निकले हुए जज्बात से सबके दिल को छू जाते हैं। दिल की कलम से चाहत का पहला एहसास लिखेंगे लिखेंगे। ये है एक लेखक। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। एक पटकथा लेखक। जानी ये चाकू है। क्या है? चाकू। हाँ, लग जाए तो खून निकल आता है। जिंदगी भर तूने अपनी स्टाइल से मेकअप किया होगा। आज तेरे इस चोटे का मेकअप हम अपने स्टाइल से करेंगे। एक टीवी सीरियल लेखक। जी हाँ, ये है जाने माने लेखक कमलेश पांडे और इनसे बातचीत की है दीपक महान ने। विविध भारती के सभी श्रोताओं को दीपक महान का आदाब, नमस्कार। दोस्तों, आज जो मेरे साथ यहाँ पर मेहमान पधारे हुए हैं उनके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि न केवल उन्होंने लेखन के क्षेत्र में फिल्मों को बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है, बल्कि उन्होंने लेखकों के लिए भी बहुत कार्य किया है। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब फिल्म देखते हैं और फिल्म देखकर बाहर आते हैं तो हमें हीरो हीरोइन या निर्देशक या उसकी दृश्यावली याद रह जाती है, पर हम ये भूल जाते हैं कि फिल्म का असली सृजन एक लेखक करता है, अपनी कलम से, अपने दिमाग से, अपनी सोच से। और ये काम बहुत बखूबी किया है हमारे आज के मेहमान कमलेश पांडे जी ने, जिन्होंने बहुत सी सुंदर फिल्में हम लोगों के लिए लिखी हैं, जैसे जलवा, तेजाब, चालबाज, दिल, सौदागर, खलनायक, जान, इतिहास, रंग दे बसंती, युवराज, जज्बा। लगभग 35 से 40 फिल्में उन्होंने अपनी कलम से लिखी हैं। और यही नहीं, उन्होंने टीवी पर भी बहुत खूबसूरत से कार्यक्रम हमारे लिए, सीरियल लिखे हैं, जैसे कि करमचंद, कच्ची धूप, नकाब, कुछ तो लोग कहेंगे। पांडे साहब, आपका हमारे विविध भारती के स्टूडियोज में स्वागत। शुक्रिया। हम बड़े दिनों से आपका इंतजार कर रहे थे और जाहिर है कि हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप, जो कि एक गांव में पैदा हुई उत्तर प्रदेश के, उसने एक लेखक का ऐसा मुकाम हासिल किया, तो क्या शुरू से आपके बीच में, आपके अंदर एक लेखक बनने का जुनून था या कोई कारण रहे जिसके कारण आप लेखक बन गए? मेरे अंदर कुछ नहीं था, और जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरे परिवार के जो लोग थे, मेरे माता पिता, हम गांव के लोग थे। गांव में भविष्य कहाँ होता है? खेत थे, मगर खेत भी जो बड़ी बाढ़ आई जिसमें लगभग पूरा गांव खत्म हो गया। ये कौन सा गांव था? हांसनगर। हांसनगर अभी भी है, किसी और जगह पे है। अच्छा। जो पहले का था वो तो पूरा खत्म हो गया। अच्छा। बाढ़ में बह गया, हमारे खेत भी बह गए। हमारे सामने कोई रास्ता नहीं था सिवाय शहर में जाने के और एक नया रास्ता खोजने के। तो मेरे घर के लोग भी, उन्होंने नौकरियां शुरू की। फिर गांव के स्कूल से बढ़ते बढ़ते मुझे शहर के स्कूल में आना पड़ा। खाली ये है कि मेरे घर में थोड़ी सी साहित्य तो मैं नहीं कहूँगा, मगर हिंदी की पत्रिकाओं की काफ़ी आवाजाही थी। तो पत्रिकाएं पढ़ते पढ़ते मेरी भाषा अच्छी हो गई, और जब मैं शहर के स्कूल में आया पढ़ने के लिए तो जाहिर है कि उनके मुकाबले मेरी भाषा ज़्यादा बेहतर थी। ये कौन सा शहर था? ये था जबलपुर। और बेहतर ही नहीं थी, बल्कि पत्रिकाएं पढ़ते पढ़ते एक जो शऊर आता है लिखने का, अपने आप को जाहिर करने का शब्दों के माध्यम से, तो जैसे निबंध होते हैं या सवालों के उत्तर देने होते हैं, कविताओं के अर्थ लिखने होते हैं, बहुत कुछ लिखना होता है। तो उसमें जो मेरा लेखन था
वो मेरे स्कूल में जो मेरी क्लास के लड़के थे उनके लिए एक उदाहरण बन गया था। मतलब मेरे काम को जो मेरे टीचर थे वो पूरी पढ़ के सुनाते थे कि देखो ये निबंध कमलेश ने कैसा लिखा है, चाहे कोई भी विषय हो। तो ऐसा कुछ लेखक बनने की कोई आकांक्षा नहीं थी, न उम्मीद थी और ना ऐसा कोई जुनून था, मगर भाषा से एक लगाव था, भाषा से एक प्रेम था जो मेरे शिक्षा में, मेरी परीक्षा में वो मेरे बहुत काम आया। और उसी से फिर आगे बढ़ते बढ़ते एक समय आया जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, 17-18 साल का समझो, इंटर में था मैं जब, तो पता नहीं कैसे मुझ पर कविताएं लिखने का भूत सवार हुआ। अच्छा। मैंने कहीं छपवाने के लिए नहीं भेजा क्योंकि छपने की ऐसी कोई लालसा नहीं थी। वैसे अक्सर कहते हैं कि कविताओं का जुनून अगर जवानी में आता है तो कहीं ना कहीं आदमी प्रेम में पड़ जाता है। क्या ऐसा भी आपके साथ भी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। मगर ये है कि हाँ, क्योंकि मैं जब से 8वीं 9वीं में जब पढ़ता था, एक्चुअली क्या हुआ कि मैं लगभग हर साल मेरा स्कूल बदलता गया, जबलपुर, इलाहाबाद, कानपुर, फिर वापस इलाहाबाद। मतलब इसीलिए मेरे कोई अस्थाई दोस्त नहीं बने। तो इसका कारण क्या रहा? क्योंकि मैं अपने अंकल के साथ था, मेरे फादर बेकार थे। अच्छा। बेकार थे, फिर उसके बाद वो गए लंदन अगली पढ़ाई करने के लिए। तो इस दौरान मेरी सारी जो थी परवरिश वो मेरे अंकल ने की, वे जो बड़े, जिनको मैं बड़े पिताजी कहता था, और उनका बड़ा प्रेम था मेरे ऊपर। बल्कि उन्होंने ही पूरी कोशिश की कि मेरा पत्रिकाओं से संपर्क बना रहे, घर पे, गांव पर भी और शहर में भी। तो मेरी भाषा को निखारने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा। तो उनकी नौकरी ऐसी थी कि उनका ट्रांसफर होता रहता था और उनके साथ साथ मैं भी फिर घूमता रहता था। तो नुकसान सिर्फ ये हुआ कि मेरे कहीं भी अस्थायी दोस्त नहीं बने। एक तरह से ये फायदा भी हुआ कि मैं एक समझे कि अकेला जैसा हो गया। मैं अकेलापन तो नहीं कहूँगा, एलोननेस जिसे कहते हैं अंग्रेजी, नॉट लोनलीनेस बट एलोननेस की जो भी है, मैं खुद हूँ, बस मैं अपने लिए बस खुद हूँ, मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो सकता। और फिर ऐसे वातावरण में कविताएं स्वाभाविक रूप से जन्म लेती हैं। जब आप और आपका अकेलापन, मैं और मेरी तन्हाई आपस में बातें करते हैं जी, तो वो एक उम्र होती है, जो भी अकेला होता है, जो भी तन्हा होता है, तो अक्सर उसमें कविताएं जन्म लेती हैं। तो इत्तेफाक ऐसा ही कुछ हुआ जब मैं, मेरे ख्याल हाई स्कूल इंटर में था, और थोड़ा बहुत मैंने कविताएं लिखनी शुरू की। इसलिए नहीं कि छपना है, बल्कि मुझे अच्छा लग रहा था कि कुछ तो है मेरे पास जो मैं जाहिर कर सकता हूँ। तो ऐसा कुछ ना कोई शौक था, ना जुनून था, ना ऐसी कोई उम्मीद थी कि हाँ मुझे अब लेखक बनना है या कुछ करना है। क्योंकि एकेडमिकली जिसे आप कहते हैं, मैं बहुत ही पिछड़ा हुआ था एक तरह से। ना मेरी गणित अच्छी थी, ना मेरा साइंस अच्छा था, तो ना मैं इंजीनियर बन सकता था, ना डॉक्टर। तो मेरा कोई फ्यूचर नहीं था। ये जो चीज़ है मेरे लिए बड़े काम की साबित हुई। क्योंकि मेरा कोई फ्यूचर नहीं था, मैं किसी काम का नहीं था, तो मुझसे किसी को कोई अपेक्षा भी नहीं थी, मेरे घर वालों को, कि मेरा कुछ होगा ज़िंदगी में। मतलब ये कि ये भी नहीं कि हाँ भाई ये आगे क्या करेगा। तो उनकी एक नाउमीदी समझिए या अपेक्षा का ना होना मेरे लिए बड़ा काम का हुआ, ताकि फिर मैं कुछ भी कर सकता था। तो मैं आज भी कहता हूँ सब लोगों को कि जो वो समझते हैं कि वो किसी काम के नहीं हैं, उनके लिए बहुत बड़ा भविष्य सामने है, क्योंकि उनके लिए पूरी दुनिया खुली पड़ी है। बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कोई रास्ता नहीं है सामने। जब कोई रास्ता नहीं होता है तो अपने आप रास्ता बनने लगता है, आपके चलने से, आपके संघर्ष से, आपकी कोशिश से। आप अंधेरे में टटोलते हुए आगे बढ़ते हैं, कुछ ना कुछ निकलता रहता है, जैसा मैंने किया। हालांकि उसमें संघर्ष बहुत था, बड़ी अड़चने थी, क्योंकि घर की, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। और ऊपर से जो सबसे बड़ी मुसीबत ये थी मेरे लिए, मैं घर का सबसे बड़ा बेटा था। तो जाहिर है कि बड़ा बेटा होने के नाते अपेक्षाएं भी उतनी ही बड़ी हो जाती हैं। भाई तुमको एक उदाहरण रखना है अपने छोटे भाई बहनों के सामने। जी। और हिंदुस्तान जैसे मुल्क में ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आपके ऊपर इतना बड़ा बोझ होता है कि एक तो आपको कामयाब होना है जो भी आप करना चाहते हैं, दूसरा अपने से छोटे भाई बहनों के सामने एक उदाहरण रखना है। मतलब आप बदमाशी नहीं कर सकते, आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, आपको गंभीर होना पड़ता है, आपको राम होना पड़ता है। और ये राम होना जो है ना, हर घर के बड़े बेटे के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एक बड़ी चुनौती होती है। उसके मुकाबले खड़ा होना, अपने आप को साबित करना कि हाँ। जी। उस दौर में जब आप अकेले थे, जूझ रहे थे, अंधेरे में राह टटोल रहे थे और आपने कविताएं भी लिखनी शुरू की, तो जरूर कुछ ना कुछ गीत ऐसे रहे होंगे जो आपके संबल बने होंगे अकेलेपन के। कोई गीत याद आता है जिसने कि आपको उस समय काफी प्रेरित किया? हाँ बिल्कुल। उस समय जो हमारे हिंदी के बड़े गीतकार थे नीरज जी, उनका एक गीत था, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। हाँ, रफी साहब का। हाँ, जो एक फिल्म में भी इस्तेमाल हुआ।
मगर खूबसूरत। फिल्म में इस्तेमाल होने के पहले ही वो गीत जी काफी हाँ। मशहूर हो चुका था बिल्कुल। पूरे हिंदी जगत। और हम जो स्कूल के लड़के थे उस दिनों, जब मैं स्कूल में था, जी हाँ। हमारे लिए एक बहुत ही महान चीज थी कि भाई क्या बात है। और शायद अपने आप में एक बड़ी सी उपलब्धि थी नीरज जी की कि उर्दू शायरी का जो मिजाज है वो उन्होंने हिंदी भाषा में वो उन्होंने लाया, वो एहसास जो है उर्दू का। तो एक तरह से जो नीरज हैं वो मेरे लिए भूमिका बने साहिर को खोजने के लिए। वाह। तो नीरज के बाद मेरा अगला कदम था साहिर। इतनी खूबसूरत बात आपने की, तो क्यों ना यहाँ पे ये नीरज जी का गीत सुनते बिल्कुल, चलें और फिर बिल्कुल, सफर बिल्कुल, आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से। और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पाँव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई। पात पात झड़ गए कि शाख शाख जल गई, चाह तो निकल सकी न पर उम्र निकल गई, पर उम्र निकल गई। गीत अश्क बन गए, स्वप्न हो दफन गए, साथ के सभी दिए धुआं पहन पहन गए। और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे। शबाब था के फूल फूल प्यार कर उठा, क्या कमाल था के देख आईना से हर उठा। इस तरफ जमीन और आसमां उधर उठा, थाम कर जिगर उठा के जो मिला नजर उठा, के जो मिला नजर उठा। एक दिन मगर यहाँ ऐसी कुछ हवा चली, लुट गई कली कली के घुट गई गली गली। और हम लुटे लुटे वक्त से पिटे पिटे, सांस की शराब का खुमार देखते रहे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। थे मिले के जुल्फ चांद की सवार दूं, होंठ थे खुले के हर बहार को पुकार दूं। दर्द था दिया गया कि हर दुखी को प्यार दूं, और सांस यूं के स्वर्ग भूमि पर उतार दूं, भूमि पर उतार दूं।
सका न कुछ मगर शाम बन गई शहर, वो उठी लहर के ढह गए किले बिखर बिखर, और हम डरे डरे नीर नैन में भरे, उड़ कर कफन पड़े मजार देखते रहे। मांग भर चली के एक जब नई नई किरण, ढोल के धुनक उठी ठुमक उठे चरण चरण, शोर मच गया के लो चली दुल्हन, गांव सब उमड़ पड़ा, बहक उठे नयन नयन, बहक उठे नयन नयन। पर तभी जहर भरी गाज एक वह गिरी, पूछ गया सिंदूर तार तार हुई चुनरी, और हम अजान से दूर के मकान से पाल के लिए हुए कहार देखते रहे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, सपन झरे फूल से मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। गीत हमने सुना, वाकई ये अपने आप में एक मील का पत्थर भी कहलाता है हिंदी गीत की जो काव्यात्मक यात्रा हुई है। आपने थोड़ा सा जिक्र किया था कि उस समय आपसे अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई थी और तब आप बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर वो वहां से सफर आगे कहाँ चला? असल में क्या था कि भाषा के अलावा जो एक और मैं योग्यता नहीं कहूँगा, एक थोड़ी सी कुशलता समझिए। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी स्कूल में भी, और मेरा उसमें बड़ा मन लगता था, ड्राइंग में पेंटिंग में करता भी था। तो ये अपने आप ही एक प्राकृतिक आपको मतलब गुण मिला या आपने किसी से सीखा? पूरी गिफ्ट थी। अच्छा। और मेरे ड्राइंग टीचर मुझसे बड़ा खुश रहते थे क्योंकि मैं अच्छा करता था। बल्कि जो मेरे मित्र थे, मेरे मित्र जो होने की जो शर्त ये थी, उनका होमवर्क भी मैं ही करता था। उनको जो आता था लेसन ड्रॉ करने के लिए तो मैं करके देता था। तो एक तरह से वो एक मेरी दोस्ती का हिस्सा था वो। तो एक ड्राइंग का शौक था, पेंटिंग का शौक था, और मुझे लगा कि मुझे शायद बनना चाहिए पेंटर। जब सवाल उठा कि भाई मुझे आगे क्या करना है इंटर के बाद, तो मैं अपने पिताजी से कहा कि मुझे आर्ट स्कूल में एडमिशन लेना है, या तो जो शांति निकेतन उस वक्त था, या जे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट जो है। और उनका ये था कि भाई बिल्कुल सही था कि भूखे मरोगे और क्या करोगे, मतलब रोटी के लिए क्या करना है। जी हाँ, पेंटर बन जाओगे मगर रोटी के लिए क्या करोगे। क्योंकि उस समय तक जो हमारे यहाँ आर्टिस्ट या पेंटर होते थे, उस वक्त मकबूल फिदा हुसैन बड़े मशहूर थे, मगर वो भी कुछ ज़्यादा नहीं मशहूर हुए थे। और पेंटिंग करके गुजारा करना बहुत मुश्किल था। बहुत से बहुत हुआ तो आर्ट टीचर बन जाओगे। वो एक ही फ्यूचर था कि डिप्लोमा करने के बाद आर्ट स्कूल में आप किसी स्कूल में आर्ट टीचर बन सकते थे, बस दैट्स इट। तो एक बीच का रास्ता निकाला गया कि ऐसा करते हैं कि आप एडवर्टाइजिंग आर्ट जो है ना, जिसको बोलते हैं कमर्शियल आर्ट, हाँ जी, उसमें एडमिशन लो। क्योंकि उसमें कम से कम ये होगा कि तुम्हारा शौक भी पूरा होगा, यू आर एन आर्टिस्ट। और दूसरी ओर एडवर्टाइजिंग में एज ए विजुअलाइजर, आर्ट डायरेक्टर जो है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और इस तरह मेरा एडमिशन हो गया जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट में। अच्छा, ये 1965 की बात है।
उस जमाने में ये काफी मुश्किल होता था एडमिशन जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में? मुश्किल तो अभी भी है, अभी और ज्यादा है, उस वक्त भी मुश्किल था। तो कोई एंट्रेंस एग्जाम वगैरह आपने दिया या आपको? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के इंटरमीडिएट ड्राइंग ग्रेड एग्जामिनेशन पास करना पड़ता था। अच्छा। और वो तो मैंने पास किया, फिर भी वो काफी नहीं था। इत्तेफाक से तो उस वक्त मेरे फादर वापस जो आ गए थे, नौकरी में थे, और वो एमपी में थे जहाँ उनकी नौकरी थी, तो मुझे एमपी से एक सीट का कोटा था। अच्छा। जे में एमपी से एक सीट का कोटा था, तो मुझे उस कोटे का फायदा मिला और मेरा एडमिशन हो गया। तो वहाँ मैं, पूरा कोर्स 4 साल का होता है, मैं 3 साल था वहाँ पे हिम्मत करके, मगर कुछ मामला जमा नहीं मेरा, क्योंकि जो सिलेबस था अप्लाइड आर्ट का वो अपने समय से 50 साल पुराना था। एडवर्टाइजिंग बहुत आगे बढ़ चुकी थी और मैं देखता था आसपास अखबारों में, पत्रिकाओं में, रेडियो पे, तो मेरा हर रोज एक झगड़ा होता था क्लास में। हाँ, अपने टीचर से, अपने प्रोफेसर से, क्योंकि उसमें एक विषय था लेटरिंग फिनिशिंग। तो मैंने कहा मुझे साइन बोर्ड पेंटर नहीं बनना है, मैं लोगों के नेम प्लेट पेंट करने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ। आई एम ए विजुअलाइजर, आई एम ए मैन ऑफ आइडियाज, आई एम एन आर्ट डायरेक्टर। तो व्हाई शुड आई लर्न, मुझे ये क्यों सीखना चाहिए लेटरिंग फिनिशिंग, जब मुझे साइन बोर्ड नहीं पेंट करना है? अगर मुझसे नहीं होती तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्योंकि आप आराम से बाहर से टाइप सेट ऑर्डर कर सकते हैं। उस वक्त विज्ञापन व्यवसाय में आप बाहर से टाइप सेट ऑर्डर होते थे हेडलाइन के लिए और बाकी मैटर के लिए। हाथ से लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, बाहर से आप टाइप सेट ऑर्डर कर सकते थे। यही मेरी शर्त थी कि भाई जब बाहर से टाइप सेट ऑर्डर कर सकते हैं तो मैं हाथ से क्यों लिखूं? तो उसकी सजा मुझे ये मिलती थी कि रोज क्लास के बाहर खड़ा कर दिया जाता था मुझे। यानी कॉलेज के जमाने में भी इस तरीके की? हाँ बिल्कुल, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में लोगों को या विद्यार्थियों को इस तरीके की सजा दी जाती थी? बिल्कुल, और मैं उसका बड़ा फायदा हुआ मुझे। आज मैं धन्यवाद देता हूँ जो मेरे टीचर थे, जो मेरे प्रोफेसर थे, इस काम के लिए कि उन्होंने मुझे बाहर खड़ा किया। क्योंकि अगर वो मुझे बाहर नहीं खड़ा करते क्लास के उस पीरियड में, तो फिल्में मेरी जिंदगी में नहीं आती। मैं क्या करता था कि वहां से भाग के मैं जाता था अमेरिकन लाइब्रेरी, यूएसआईएस लाइब्रेरी, फ्रेंच लाइब्रेरी, ब्रिटिश काउंसिल, और वहां मैं फिल्मों के बारे में पढ़ता था। उस समय जो न्यू वेव सिनेमा शुरू हुआ था, लेट 60s की बात अगर करें आप, यहाँ भी आंदोलन शुरू हुआ था, एनएफडीसी की फिल्में आ रही थी। एक हवा में एक बुखार जैसा था कि एक नया तरह का सिनेमा जो है हिंदुस्तान में जन्म ले रहा था। पहले वाला सिनेमा भी था जो मेन स्ट्रीम है, एक नया सिनेमा पैदा हो रहा था, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में, फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, सब जगह। और बल्कि हॉलीवुड बहुत पीछे रह गया था, हॉलीवुड बड़े खतरे में था और उनका काफी नुकसान भी हो रहा था हॉलीवुड का। और ये सारा एक्साइटमेंट जो था, पता नहीं क्यों मुझे बहुत उत्सुकता पैदा हो गई वो देखने पढ़ने के लिए उनके बारे में। तो इंगमर बर्गमैन एंड गोडार एंड फेलिनी एंड रे एंड उस समय के जो सारे बड़े बड़े डायरेक्टर थे जी, और हमारे यहाँ से भी थे, कुमार शाहनी, मणि की फिल्में देखा करते थे आप वहाँ पे? बिल्कुल। फिर देन उस वक्त फिर मैं एक जो फिल्म सोसाइटी थी उसका मैं मेंबर बन गया, फिल्म फोरम, जो हर महीने उनकी कुछ फिल्में होती थी, आर्टिस्टिक फिल्में, अच्छी फिल्में दुनिया भर से मंगाते थे। और हमारी यहाँ की फिल्में जो नई नई फिल्में बन रही थी वहाँ पे दिखाई जाती थी। तो अचानक फिल्मों के लिए मेरी आंखें खुलने लगी। तब भी ये बिल्कुल ख्याल नहीं था कि मैं फिल्मों में जाऊंगा या फिल्में लिखूंगा, मगर एक अलग तरह की जो सेंसिटिविटी, सेंसिबिलिटी जो है, सोच और एहसास जो एक नया सिनेमा दे रहा था मेरे अंदर, उसने मुझे हिला के झिझोड़ के रख दिया। मुझे ही नहीं, बहुत से लोगों को वो समय ही ऐसा था। मैं एक प्रश्न मेरे जहन में आता है इस वक्त कि आप एक गांव से शहर की तरफ आए। हाँ। और बंबई एकदम हर किसी को उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती थी जब वो बंबई में प्रवेश करता था। तो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में कहीं आपको ऐसा भी लगा कि क्योंकि आप एक गांव के परिवेश से आए थे, कहीं आपके साथ इस तरीके का भेदभाव हो रहा था? किसी प्रकार का कोई आपको कटाव लगा? नहीं, कि कहते हैं कि बड़े शहर में आदमी बहुत अकेला महसूस करता है। भेदभाव बिल्कुल नहीं था। भाषा का सवाल जो था, क्योंकि जे में एक तो अंग्रेजी बोलने वालों का ग्रुप था जो बैंड्रा, नेपेंसी रोड से जो लड़के आते थे, लड़कियां आती थी। एक मराठी बोलने वालों का ग्रुप था जो लोकल थे, सब जो महाराष्ट्र के थे। हिंदी बोलने वाले सिर्फ 1 या 2 लड़के थे, एक मैं था, एक कोई जयपुर से आया था। तो हिंदी बोलने वाले बड़े थोड़े से 1-2 लड़के ही थे क्लास में। अच्छा। ना मुझे मराठी आती थी, ना मुझे अंग्रेजी आती थी। उस वक्त अंग्रेजी मेरी बहुत ही बेकार थी। इतना सब फिल्में देखने पढ़ने के बावजूद, बोलना अलग बात है, किताबें पढ़ लेना अलग बात है। तो ये भेदभाव नहीं था, मगर एक दायरा बड़ा सीमित हो गया कि मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बन सका, न अंग्रेजी वालों का और न मराठी वालों का हिस्सा बन सका। और एक तरह से मैं वहाँ भी अपने में सिमटा रहा।
और दूसरा जो मेरा बगावती तेवर था अपनी क्लास में, मैं कुछ अलग ही, मेरे आइडियाज़ में कुछ अलग ही होते थे। आमतौर पर जैसे होते हैं लड़कों के या लड़कियों के होते थे वैसे नहीं होते थे। बल्कि सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, धक्का भी लगा जब एनुअल एग्जीबिशन में सेकेंड ईयर की मैंने एक डिज़ाइन को अवार्ड मिला। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मुझे कोई अवार्ड भी मिल सकता है, मगर मिला। तो ये है कि भेदभाव जैसी कोई बात नहीं थी, मगर ये है कि वहाँ भी मैं अपने आप में ही सिमटा रहा। उसमें एक आध और दोस्त मिले, एक लड़का कश्मीर का था, स्कूल ऑफ फाइन आर्ट में था, ही वॉज ए पेंटर, और वो उर्दू का पोइट भी था, शायर भी था। तो उसकी दोस्ती से मुझे उर्दू शायरी में काफ़ी दिलचस्पी पैदा हो गई। फिर सारे जो शायर थे उस ज़माने के, शाहिर साहब ही नहीं, बहुत से लोग, उनसे मेरी एक जान पहचान उनकी शायरी से मेरी होने लगी, उसके रास्ते। तो ये है कि मेरे अंदर कोई खाका नहीं था, कोई एजेंडा नहीं था, कोई भविष्य नहीं था। सिर्फ मेरे अंदर एक ही बात थी कि आजमाते चलो, देखते हैं क्या होता है। बहुत से बहुत होगा तो फेल हो जाऊंगा, और क्या होगा, वैसे ही मैं फेलियर हूँ, तो इससे बुरा क्या हो सकता है। जी हाँ। कामयाब होने की कोई उम्मीद नहीं थी, न कोई आकांक्षा थी, न लगता था कि ऐसी कोई योग्यता है कामयाब होने की। खाली ये था कि हाँ चलो ये इसको ज़रा देखते हैं, ये इसमें क्या है, इसको देखते हैं इसमें क्या है। और ये देखते देखते ही बात आगे बढ़ती गई, और आखिर 3 साल के बाद मैंने जे छोड़ दिया। आई ड्रॉप्ड आउट जिसे कहते हैं। ये जे आपने क्यों छोड़ा, ये इसके बारे में हम बातचीत करेंगे, क्योंकि आपने गुजरे वक्त के बारे में बात की, जब आप अकेले थे, सिमटे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद शायरी और दूसरी चीज़ों से आपका एक सामना होने लगा था। तो कुछ ना कुछ उस ज़माने का एक गाना आपकी पसंद का यहाँ पर सुनते हैं हम। उस समय में जो कुछ फिल्में थी, जो यादगार फिल्में, अब जैसे एक फिल्म थी गाइड। जी हाँ। मैंने उपन्यास पढ़ा था, और एक निहायत ठीक ठाक उपन्यास था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मगर विजय आनंद ने, जो बाद में मेरे बड़े अच्छे मित्र बन गए जब मैं फिल्मों में आया, तो विजय आनंद ने जो उस एक उपन्यास को उठा के जिस लेवल पे, जिस धरातल पे ले गए, स्पिरिचुअलिटी के जिस मुकाम पे, मुझे लगा कि यानी उपन्यास में तो कहीं कुछ नहीं है ऐसा हुआ। तो एक एडल्ट्री पे कि भाई एक औरत है शादीशुदा, वो किसी और को प्यार करने लगती है, बस मामूली सी कहानी थी। और उसको एक शख्स ने, जिसको विजय आनंद कहते हैं, जो मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला बाद में, उसकी इस ऊंचाई पे ले गया उस फिल्म को। तो उसके सारे गाने जो हैं, स्क्रिप्ट उसकी, कहानी उसकी, बाद में मुझे मालूम पड़ा कि जब देव साहब ने वो फिल्म अंग्रेजी में बनाई थी, हिंदी में बनाना चाहते थे, तो पहले वो गए अपने बड़े भाई साहब के पास, चेतन साहब के पास, कि भैया आप कीजिए डायरेक्शन। उस वक्त वो हकीकत बना रहे थे। बोले नहीं यार, वो मैं हकीकत बना रहा हूँ, तो गोल्डी से बात कर ले, विजय आनंद से। तो गोल्डी साहब के पास गए देव साहब की, गोल्डी ये फिल्म कर गाइड हिंदी में। गोल्डी साहब ने कहा, और ये मैंने खुद उनसे सुना है गोल्डी साहब से, ये मैं नहीं करने वाला, आई डोंट लाइक द नॉवल। उपन्यास बहुत ठीक ठाक है, बुरा नहीं है, मगर उसमें कुछ नहीं है सिवाय एडल्ट्री के। अगर मैं बनाऊंगा गाइड तो मेरी गाइड होगी, उपन्यास वाली गाइड नहीं होगी। और जो तुमने अंग्रेजी में बनाया वो तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि अंग्रेजी वाली गाइड बड़ी मामूली सी फिल्म थी, जिसमें देव साहब हीरो थे, वहीदा जी थी, सब लोग थे, पर बड़ी मामूली सी फिल्म थी अंग्रेजी की गाइड, जो फ्लॉप भी हुई। तो गोल्डी साहब ने कहा मैं अपनी गाइड बनाऊंगा, और गोल्डी साहब गाइड को जहां ले गए, जिस ऊंचाई पे, आज भी आप देखिए गाइड, और आज भी किसी की हिम्मत नहीं है, आज भी बॉलीवुड में किसी में दम नहीं है कि गाइड की हैसियत कोई फिल्म बना के दिखाए, ऊंचाई ला के दिखाए एक मेन स्ट्रीम फिल्म में। आपकी उसी याद को फिर तरोताजा करते हैं गाइड के गीत से। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहां भी ले जाए राहें हम संग हैं। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहां भी ले जाए राहें हम संग हैं। मिलना
साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। ओ जहाँ भी ले जाए राहें, हम संग हैं। दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे। तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। ओ जहाँ भी ले जाए राहें, हम संग हैं। लाख मना ले दुनिया, साथ ना ये छूटेगा। आके मेरे हाथों में हाथ ना ये छूटेगा। लाख मना ले दुनिया, साथ ना ये छूटेगा। आके मेरे हाथों में हाथ ना ये छूटेगा। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। ओ जहाँ भी ले जाए राहें, हम संग हैं। हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। उजाले उनकी यादों की जाने माने लेखक कमलेश पांडे के साथ। जहां हमारा अपना प्रश्न चल रहा था और उसके बीच में हमने ये गीत सुना। आपने बताया था कि तीसरे वर्ष के बाद आपको जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से बाहर कर दिया गया। कारण क्या कोई उद्दंडता हुई या किसी कारण नहीं, की मैं सजा बहुत मिली? सवाल पूछता था कि ये जो आप मुझे सिखा रहे हैं, ये जो आपने मुझे ये सूत्र दिया हुआ है, इसका क्या उपयोग है, क्यों है इसका? जो बताएगा टीचर या अध्यापक या प्रोफेसर, वो आपको मानना पड़ेगा। जहां तक सवाल टीचर या प्रोफेसर का था, मैं उनसे ज्यादा जानता था क्योंकि मैं उनसे ज्यादा पढ़ता था एडवर्टाइजिंग पर। तो अभी मैंने कहा ना कि आपका सिलेबस 50 साल पीछे है। आज जो विज्ञापन व्यवसाय है हिंदुस्तान में, 1967 में जो बात कर रहा हूँ, आपका सिलेबस बहुत पीछे है। दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। और वो जो है उनका एक अपना ढर्रा था बना बताया। उन्होंने जो भी सीखा था, जे के ही सब लोग थे अप्लाइड आर्ट के, उन्होंने जो सीखा था वो हमें सिखा रहे थे। ये मैं सीख के क्या करने वाला हूँ? तो बहुत इरिटेट होते थे मुझसे, परेशान होते थे। शायद एक टीचर थे अंबे गांवकर सर, और उन्होंने एक एग्जीबिशन में मेरा काम देखा और मुझे अकेले में बुला के बात की और मुझे कहा कि तुम यहाँ कैसे फंस गए हो। ये उनका मत था, जितनी जल्दी हो तुम यहाँ से निकलो। उन्होंने एक जो चीज़ कही मुझे बहुत याद रही और मैंने बाद में खुद उसका इस्तेमाल किया, क्योंकि जब मैं बहुत कामयाब हो गया एडवर्टाइजिंग में, आई ऑलमोस्ट बिकेम ए लेजेंड, बहुत सारे सैकड़ों अवार्ड मिल गए, तो जे ने मुझे इनवाइट किया एज ए चीफ गेस्ट उनकी एनुअल एग्जीबिशन में बोलने के लिए स्टूडेंट्स से। तो मैंने जो एक जुमला यूज़ किया वहाँ पे, वही जुमला था जो मेरे प्रोफेसर ने, अंबे गांवकर सर ने मुझे बोला था कि यू हैव टू सक्सीड, अंग्रेजी में कहा था, नॉट बिकॉज ऑफ जे बट इन स्पाइट ऑफ जे। बहुत अच्छी बात। उनका ये था कि अपने को बचा के निकलो यहाँ से, ये तुमको कुछ नहीं देने वाले। एक डिप्लोमा मिल जाएगा, एक सर्टिफिकेट बस, जिसकी शायद कोई नौकरी भी मिल जाए जिसके बूते पे,
और कुछ नहीं मिलने वाला। तो उनकी उस सूक्ति के कारण आपका द्वंद बढ़ गया? हाँ, तो नहीं, मुझे लगा बात तो सही है, क्योंकि ये मेरे मन की बात ही कह रहे हैं, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि जो आप लोग सिखा रहे हैं, जो आपने खुद सीखा हुआ है, और आप लोगों ने कोई सवाल नहीं उठाया, मैं सवाल उठा रहा हूँ। तो 3rd ईयर के बाद जो है मैंने कहा बस गुड बाय। मैंने अपने घर में भी नहीं बोला, मेरे पिताजी को, उनको तो हार्ट अटैक हो जाता, बोल देता, मेरी माँ को तो हो ही जाता। इतना खर्चा करके अपने लड़के को बम्बई भेजा, 3 साल उसको पैसे दिए रहने के लिए बम्बई में, अब लड़का बोलता है कि नहीं पढ़ना है, फिर क्या करना है? तो मैंने नहीं बोला उनको, मैंने कुछ झूठ बोल दिया कि भाई अभी क्या है कि चूंकि 4 ईयर कोर्स होता था 4 साल का, और मैंने झूठ बोला कि भाई डिप्लोमा मिलने वाला है 4 साल के बाद, उसके पहले क्या है थोड़ा सा नौकरी के लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, तो मैं हॉस्टल छोड़ रहा हूँ। हॉस्टल मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि मैं ड्रॉप आउट कर चुका था। जी हाँ, बिल्कुल। तो मैंने कहा हॉस्टल छोड़ रहा हूँ, तो आइंदा हॉस्टल के पत्ते पे कुछ मत भेजिएगा। मैं गेस्ट हाउस शिफ्ट हो रहा हूँ, क्योंकि अब मेरा स्ट्रगल शुरू होगा कि जो क्लास का वर्क तो चलेगा, नौकरी की भी कोशिश करनी चाहिए। और मेरे पिताजी ने मेरा झूठ स्वीकार कर लिया। और घर से पैसे आते रहे? घर से थोड़े बहुत पैसे आते थे, जितने आते थे उसी में सब कुछ होता था, किताबें खरीदना, किताबें पढ़ना और बाकी सारे काम। मगर उसके बाद जो मेरा संघर्ष का पीरियड शुरू हुआ, पूरे 4 साल 67 से 71 तक, वो उतनी तकलीफ जो है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तकलीफ जो है, मेरे जीवन में कभी नहीं गुजरी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई इनकम का सोर्स नहीं है, घर के पैसों के भरोसे वो जिंदा है। कभी कभी क्या होता था कि मनी ऑर्डर के पैसे लेट हो जाते थे, कभी पिताजी ने रॉन्ग एड्रेस लिख दिया, एक बार लिख दिया था बॉम्बे 4 की जगह बॉम्बे कुछ 40 लिख दिया था, तो मनी ऑर्डर जो है वो साइन चला गया। मैं रह रहा था ठाकुर द्वार में, चर्नी रोड में, और मनी ऑर्डर साइन चला गया। 2 हफ्ते तक मनी ऑर्डर का पता नहीं, और मुझे किसी से पैसे उधार लेने की आदत नहीं थी कभी भी। तो मुझे भूख 2 हफ्ते तक मैं सिर्फ जो सुबह की चाय आती थी गेस्ट हाउस में, वो मंथली होता था पेमेंट, इसलिए चल रही थी, खाने को कोई सवाल नहीं पैदा होता था। मगर उस दौरान था जो अनुभव किया, वो 4 साल जो संघर्ष के थे, वो आज तक मेरा बैंक बैलेंस है। उस संघर्ष के दौरान मुझे मालूम पड़ा कि भूख सिर्फ 3 दिन सताती है, भूख की याद पूरी जिंदगी सताती है। और इसीलिए जो लोग उपवास करते हैं उनके लिए मेरे दिल में बहुत सम्मान नहीं है, क्योंकि 3 दिन के बाद जो आपका सिस्टम है शरीर का, वो एडजस्ट हो जाता है, उसको मालूम पड़ जाता है कि अब ये बंदा कुछ खाने को देने वाला नहीं है, तो आई हैव टू ईट माई सेल्फ। जो शरीर अपने आप को खाने लगता है, जिसको हम उपवास कहते हैं, इसलिए आपका वजन कम होता है, क्योंकि शरीर जो है अपना फैट खुद कंज्यूम करने लगता है, तो फिर भूख खत्म हो जाती है। 3 दिन के बाद आपको भूख का एहसास नहीं होता, भूख की याद सताती है, जो कि और भी खतरनाक है। भूख से ज्यादा खतरनाक होती है भूख की याद। कि वो जो एक दौर था जब आप बेरोजगार थे, काम नहीं था, एक तरीके से फाका मस्ती भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि मस्ती कम होगी और फाके ज्यादा पड़ रहे होंगे, तब कभी आपका धैर्य टूटा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इत्तेफाक से मेरे अंदर एक तो सेंस ऑफ ह्यूमर था, अपनी तकलीफ पर भी हंसने का, और दूसरा कि उस गेस्ट हाउस में और भी लोग थे मेरे जैसे, मैं अकेला नहीं था। अच्छा। कुछ लोग थे नौकरी पेशा भी थे, मगर कुछ मेरे जैसे संघर्षशील प्राणी भी थे, तो एक पूरा ग्रुप बन गया था आवारागर्दी का। कभी कभी हम लोग ठाकुर द्वार से पैदल चलते चलते दादर तक जाते थे, और सिर्फ देखते हुए अजीब अजीब आइडियाज आते थे कि चलो यार, एक चीज है कि बॉम्बे में एक गाइड होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पेशाब घर है, क्योंकि बॉम्बे में बड़ी तकलीफ थी उन दिनों, आज की तो बात नहीं है कि भाई कहीं आप फंस गए और कहाँ पेशाब करें कुछ समझ में नहीं आता था। तो एक आदमी चलो यार, एक बॉम्बे गाइड लिखते हैं पेशाब घरों के लिए। हमारे अनुभव का क्षेत्र जो दायरा था, जैसे लड़कियों के मामले में, कि भाई जो लड़की है ये लगती है परेल की, आओ बेट लगाते हैं, परेल की है कि कहाँ की है। क्योंकि बॉम्बे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप सच में अनुभवी हैं और आप सड़क पे बहुत घूमे हैं, तो हर क्षेत्र की लड़कियों का एक खास अंदाज होता है। अभी का पता नहीं, उस वक्त था, पहनने, कपड़े पहनने का, चलने का, फिरने का, बात करने का। तो उसमें हम शर्तें लगाते थे कि यार ये दादर वाली है, ये परेल वाली है। तो उन शर्तों के लगाने से और जीतने से क्या रोटी का कोई संबंध होता नहीं, था? कुछ नहीं, क्योंकि रोटी किसी के पास नहीं थी। अच्छा। हाँ, अगर किसी के पास आ गई, किसी का मनी ऑर्डर आ गया, उसने इनवाइट किया कि चलो यार, चलो आज भाजी पाव हो जाता है, तो कभी कभी होता था, मगर बेसिकली सबका संघर्ष का दौर था। और संघर्ष ने जो सिखाया, बॉम्बे जैसे शहर में आपका कोई आमदनी का स्रोत नहीं है, मगर जिंदगी तो है। तो पहली बार जिंदगी मेरी टीचर बनी। उससे जो मैंने सीखा, वो आज तक वो मेरा बैंक बैलेंस है।
तो कभी कभी मैं जब लिखता हूँ डायलॉग, अब जैसे उदाहरण के लिए मैं एक सीरियल लिख रहा था जिसका नाम था कुरुक्षेत्र, तो ये जो भूख वाली डायलॉग है वो मैंने हीरो को दिया कि भूख तो 3 दिन सताती है, भूख की याद जिंदगी भर सताती है। वो जो एक्टर था उसको समझ में नहीं आई लाइन की क्या मतलब है इसका। मैंने कहा तुम पहले 3 दिन भूखे रह के देखो, फिर तुमको ये लाइन का मतलब समझ में आएगा, क्योंकि ये लाइन अनुभव से निकली है, ये किताबों से नहीं निकली है। तो मैंने ये उदाहरण है कि भाई कैसे अनुभव से लाइनें आती हैं, शब्द आते हैं, भाषा आती है। आपके उसी दौर के इस अनुभव के तरीके के ऊपर ही गुलजार साहब ने एक फिल्म बनाई थी मेरे अपने, क्यों ना हम उसी फिल्म का एक गीत सुनते चलें? बिल्कुल। चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, बीए किया है एमए किया, लगता है वो भी एमए किया, काम नहीं है वरना यहाँ आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है, हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। आबो हवा वाह 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 वाह, आबो हवा देश की बहुत साफ है, कायदा है कानून है इंसाफ है, अल्लाह मियाँ जाने कोई जिए या मरे, आदमी को खून वून सब माफ है। आबो हवा देश की बहुत साफ है, कायदा है कानून है इंसाफ है, अल्लाह मियाँ जाने कोई जिए या मरे, आदमी को खून वून सब माफ है। और क्या कहूँ, छोटी मोटी चोरी रिश्वत खोरी देती है अपना गुजारा यहाँ, आपकी दुआ से बाकी ठीक ठाक है, हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। रोटी का पहिया चला, गोल मोल रोटी का पहिया चला, पीछे पीछे चांदी का रुपया चला, रोटी को बेचारी को चीर ले गई, चांदी लेके मुंह काला कौवा चला। गोल गोल रोटी का पहिया चला, पीछे पीछे चांदी का रुपया चला, रोटी को बेचारी को चीर ले गई, चांदी लेके मुंह काला कौवा चला। और क्या कहूँ, मौत का तमाशा चला है बेतहाशा, जीने की फुर्सत नहीं है यहाँ, आपकी दुआ से बाकी ठीक ठाक है, वेरी गुड, हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, बीए किया है एमए किया, लगता है वो भी एमए किया, काम नहीं है वरना यहाँ आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है। अब कमलेश जी ये बताएं हमें कि वो कब समय आया जब इस फाका मस्ती के दौर से और लगातार जूझने के बाद आपके हाथ में कोई एक मुकम्मल चीज आई? ये बड़ी अजीब घटना है और इसीलिए मैं इसको मानता हूँ कि भाई जिंदगी बड़ी अजीब है। वो ऐसे ऐसे इत्तेफाक लाती है कि आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा होगा और हो जाता है। हुआ ये कि 4 साल के बाद मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया। बीच में एक बार मेरे पिताजी भी आए कुछ काम से बम्बई, तो ही वॉज शॉक्ड, बहुत धक्का लगा उनको। बोले घर चलो, पता नहीं था कि आप छोड़ चुके हैं। और मैंने बोल दिया मैंने आपसे झूठ बोला था। बोले घर चलो, कम से कम रोटी तो रहेगी, देखेंगे बाद में कुछ करना होगा या कहीं लगवा दूंगा मैं अपनी फैक्ट्री में। वो किसी फैक्ट्री में ही वॉज ए लेबर ऑफिसर। बोले घर चलो, मैं कहा नहीं अब तो बहुत देर हो गई है।
ना बम्बई मुझे छोड़ेगा, उस वक्त नाम बम्बई था, मुंबई नहीं था, ना बम्बई मुझे छोड़ेगा ना मैं बम्बई को छोड़ूंगा। इस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, रोटी नहीं दी मगर अनुभव तो बहुत दिया है, और जो मुझे लेना है इसी शहर से लेना है, कहीं और से नहीं। तो खैर 4 साल बाद भी कुछ हुआ नहीं, तो एक दिन गुस्से में मैंने कोशिश की अलग अलग एजेंसियों में छोटा मोटा कुछ काम मिल जाए एज ए आर्टिस्ट, विजुअलाइजर, कुछ भी छोटा मोटा ऐसा, कहीं कुछ नहीं मिला। अच्छा। सब ने मना कर दिया, सारी एजेंसियों ने मना कर दिया। उस वक्त एजेंसी थी जे वाटर थॉमसन, अभी जिसो है, उस वक्त उसका नाम था हिंदुस्तान थॉमसन, वो नंबर 1 एजेंसी थी। तो मैंने एक जॉब एप्लीकेशन लिखी टू एड्रेस द जो भी हेड ऑफ क्रिएटिव था, आई डिडंट नो द नेम, कौन बंदा है। अंग्रेजी में था कि आई नीड हेयर कट एंड इफ यू कैन गेट मी अ जॉब आई कैन गेट ए हेयर कट। मुझे बाल कटवाना है, बाल कटवाने, और इसलिए मुझे काम चाहिए। नौकरी दे दे तो मैं बाल कटवा सकता हूँ, और कुछ नहीं था उसमें। और आज भी मानते हैं कि एडवर्टाइजिंग के जो भारतीय एडवर्टाइजिंग व्यवसाय है उसमें आज भी एक ये जो जॉब एप्लीकेशन है एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट का हिस्सा रखती है। अच्छा जी कि भाई ऐसा जॉब एप्लीकेशन जिसको आप सीवी कहते हैं किसने लिखा होगा। अब मैं तो मजाक में लिख दिया, भाड़ में जाओ, बहुत से बहुत क्या होगा, फाड़ के फेंक देगा कचरे में, तो उसमें क्या बड़ी बात है, वो तो सभी कर रहे हैं, ये भी कर देगा। ताज्जुब मुझे हुआ कि मुझे 3 महीने बाद वहां से एक लेटर आया, वहाँ जो हेड ऑफ क्रिएटिव था मरे बेल ऑस्ट्रेलियन, अच्छा, उसकी तरफ से एक लेटर आया कि थैंक यू फॉर योर job application, but right now we don't have anything suitable for you, but please try in April. अच्छा, we may have something. पुणे यकीन नहीं हुआ कि मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ। और इस बंदे ने, क्योंकि उसी एजेंसी ने मुझे एक बार पहले रिजेक्ट कर चुकी थी एज ए विजुअलाइजर। अच्छा, वहाँ के आर्ट डायरेक्टर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था एज ए आर्ट डायरेक्टर, वहाँ का जो आर्ट डायरेक्टर था। तो मैंने कहा वही एजेंसी फिर कैसे बुला सकती है, क्योंकि आई हैड अप्लाइड एज ए राइटर। मैंने कहा कमाल है, ये मरेबेल कौन है, इंडियन नहीं था। तो मुझे थोड़ा यकीन हुआ, इंडियन होता तो कभी नहीं बुलाता, फाड़ के फेंक देता एप्लीकेशन। मेरी खुशकिस्मती थी कि वो बंदा ऑस्ट्रेलियन था। 3 महीने बाद मैंने फौरन फ़ोन किया उसको कि भाई आपने वादा किया था। तो ही कॉल्ड मी, बुलाया मुझे, और मुझे कुछ एक छोटा सा जिसको कहते हैं कॉपी टेस्ट दिया, एक ऐड लिखने को। आज तक वो मुझे ऐड याद है। वो एक शेक्सपियर का कोई नाटक होने वाला था, तो उस नाटक का जो सोवेनियर था उस पे एसीसी का एक ऐड उसमें डालना था। एसीसी उनका क्लाइंट था जी। तो मुझे बोला कि ये ब्रीफ है कि एसीसी हमारा क्लाइंट है, उसको एक सोवेनियर में ऐड देना है, और वो जो सोवेनियर है वो शेक्सपियर के नाटक का है। तो मैंने ऐड लिखा और मैंने उसका विजुअल भी खुद ही किया क्योंकि मैं आर्टिस्ट था। और ऐड की हेडलाइन थी कि इफ शेक्सपियर हैड बीन ए ब्रिक लेयर his work would have been still survived time because he knew the secret, concrete base. तो उसने ऐड देखा मेरा बनाया हुआ, मेरे हंसने लगा। If you could find a bridge between cement and Shakespeare, you can do anything. अच्छा, वाह। And he said, yes, you're on. I'm giving you job. How much do you expect? Salary कितनी लोगे? अब उस वक्त जो मेरे दोस्त थे, जो डिप्लोमा होल्डर, क्योंकि तब तक मेरे सारे दोस्त डिप्लोमा लेके निकल चुके थे, नौकरियां कर रहे थे। इवन एक मेरे दोस्त थे जो गोल्ड मेडलिस्ट थे, और सबकी तनख्वाह कोई 150, कोई 175, कोई 125 ऐसी मंथली, 150 या पौने 200 रुपये महीने की पे लोग काम कर रहे थे, गोल्ड मेडलिस्ट भी। मैं तो डिप्लोमा होल्डर भी नहीं हूँ, और मैं अगर मांग लूंगा 150 पौने 200 तो बोलेगा क्या दिमाग खराब है, डिप्लोमा भी नहीं है, हैसियत क्या है तुम्हारी। तो मैं खामोश रह गया। फिर वो बोलता है ऐसा करो, देखो आई विल गिव यू 500 रुपीज़ अ मंथ। एक तो ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट थी उसकी। मैंने कहा मैंने ठीक सुना है, 500 रुपये महीने दे रहा बंदा, ये इसका दिमाग खराब है या मैं ठीक से सुन नहीं रहा हूँ। फिर मैं चुप रहा। मैंने कहा लेट हिम डिसाइड कि कहीं ये गलती तो नहीं कर रहा है। उसको लगा कि मुझे पैसा कम लग रहा है। मरे बोलता है आई कांट डू बेटर देन 800 रुपीज़ अ मंथ। वाह, किसी ने सही कहा है अंग्रेजी में कि साइलेंस इज गोल्डन, यानी यहाँ पे आपका मौन रहना बहुत बड़ा काम आया आपके। अब इस बार मैंने ठीक सुना, 800 रुपये महीने। यकीन तो नहीं हुआ, तो ही ऑर्डर हिज सेक्रेटरी टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट लेटर कि 800 रुपये महीने। मेरे दोस्तों को यकीन नहीं हुआ कि अरे कैसे 800 रुपये तनख्वाह इतनी मिल गई तेरे को, हम 150 रुपये में झक मार रहे हैं, तेरे को तू 800 रुपये महीने लेगा। मगर मिल गया। और वो एक शुरुआत थी, वो एक दरवाज़ा जो खुला, और
उसके बाद तो 1 साल के बाद तो ही वेंट बैक टू ऑस्ट्रेलिया। उस वक्त आपको कहीं ना कहीं जो मजरू साहब का गाना एक कटाक्ष के रूप में लिखा गया था, ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, ये बॉम्बे मेरी जान, हाँ, वो आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल उस पे हंसी आती होगी। बिल्कुल। तो क्यों ना इस गाने को यहाँ पे सुनते चले। हाँ बिल्कुल। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। हा हा हो ही हा हा। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं बिल्डिंग कहीं ट्राम में, कहीं मोटर कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। कहीं बिल्डिंग कहीं ट्राम में, कहीं मोटर कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। इंसान का नहीं कहीं नामो निशान, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं सट्टा कहीं पत्ता, कहीं चोरी कहीं रेस, कहीं डाका कहीं फाका, कहीं ठोकर कहीं ठेस। कहीं सट्टा कहीं पत्ता, कहीं चोरी कहीं रेस, कहीं डाका कहीं फाका, कहीं ठोकर कहीं ठेस। बेकारों के है कई काम यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस, खुद काटे गले सबके कहे इसको बिजनेस। बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस, खुद काटे गले सबके कहे इसको बिजनेस। एक चीज के है कई नाम यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। और उस वक्त जो इस शहर ने मुझे दिया, वो पूरा वसूल करके सूद के साथ लौटाया। मैं मानता हूँ कि जो कुछ भी मैंने भोगा, अनुभव किया, तकलीफ उठाई, इस शहर ने मुझे सूद के साथ लौटाया। और आज भी इसीलिए इस शहर के लिए मेरे दिल में इतना अनुग्रह का भाव है, ग्रेटिट्यूड है कि ठीक है, तकलीफें होती हैं, देता है ये शहर संघर्ष, मगर जब देता है तो फिर उसका कोई हिसाब नहीं होता। और उसके बाद तो जो एक शुरुआत हुई विज्ञापन व्यवसाय में एज ए राइटर। तो आपने जो कंपनी को ज्वाइन किया वो एक कॉपीराइटर के रूप में? एज ए कॉपीराइटर, क्योंकि मैं लगभग सारी जो थी लाइब्रेरीज, ब्रिटिश काउंसिल, यूएसआईएस, अमेरिकन सेंटर, मैं सबका मेंबर था। और मेरी करीब हर हफ्ते में कोई 6-7 किताबें पढ़ने का कोटा था, कम से कम। इंग्लिश की, हिंदी की तो थी, तो वो किताबें पढ़ते पढ़ते मेरी इंग्लिश अच्छी हो गई थी। फिर भी लिखने का उतना अनुभव नहीं था इंग्लिश में। तो जब मैंने ऐड लिखा तो मरे बोलता है कि कमलेश, योर ग्रामर इज पैथेटिक एंड योर स्पेलिंग इज वर्स, बट वन डे यू आर गोइंग टू बी द बेस्ट कॉपीराइटर इन दिस कंट्री एवर। और उसकी बात सच साबित हुई करीब 7 साल बाद। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि देश के सर्वश्रेष्ठ कॉपीराइटर का लगभग 4 साल लगातार 1977 से 1981 तक कमलेश पांडे जी को अवार्ड मिला। और उसके बाद इन्होंने दूसरों को चांस देने के लिए उस अवार्ड को लेना बंद कर दिया। मैं सिर्फ वो मरे बेल की बात को सच साबित करने के लिए, बेचारे ने मुझे काम दिया, मुझे मौका दिया, मैं उसको कैसे उसको सच साबित नहीं करता।
उसकी जुबान को सच साबित करने के लिए मैंने कहा नहीं, अब तो 4 या 5 साल तक मैं किसी को जीतने नहीं दूंगा, देखता हूँ। और फिर मैंने जीतने नहीं दिया किसी को। इतनी खूबसूरत बात आपने की, तो क्यों ना यहाँ पे ये गीत सुनते चलें और फिर सफर आगे बढ़ाएंगे। He's the villain. रहे थे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में जाने माने लेखक कमलेश पांडे से दीपक महान की बातचीत का पहला भाग। तकनीकी सहयोग दिया वंदना ठाकुर ने और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। उजाले उनकी यादों के।